आफ्टरनून क्लास। अवर टुडेज टॉपिक इज एटीपी द एनर्जी करेंसी। आपके यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक है ये, रेस्पिरेशन वाले यूनिट से। एडेनोसिन का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जब आप केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो इसमें होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ द प्यूरिन बेस एडेनिन। एक मॉलिक्यूल प्यूरिन बेस का होता है जिसे एडेनिन कहा जाता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ द पेंटोस राइबोस, पेंटोस शुगर होता है जिसे राइबोस शुगर कहा जाता है। एडेनिन एंड राइबोस शुगर दोनों मिलके बनाते हैं एडेनोसिन, और इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्राइफॉस्फेट, और तीनों को एक साथ कहा जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जब हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का बायोकेमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें एक मॉलिक्यूल प्यूरिन बेस एडेनिन, एक राइबोस शुगर पेंटोस राइबोस शुगर और 3 फॉस्फेट ग्रुप से इन्वॉल्व होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। यहाँ पे आप सेकेंड स्लाइड में देखिए एटीपी फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 3 फॉस्फेट आयंस हैं, एडेनिन है और राइबोस है। तो एडेनिन, राइबोस शुगर एंड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स तीनों मिलकर बनाते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यदि फॉस्फेट मॉलिक्यूल में 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल की जगह 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हैं एडेनिन और राइबोस शुगर के साथ में, तो वो कहलाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और एडेनिन एंड राइबोस शुगर के साथ में यदि एक ही फॉस्फेट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो वो कहलाएगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे एक सिंपलर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल का। केमिकल स्ट्रक्चर छोड़ दे तो सिर्फ स्ट्रक्चरली किस तरीके से आप उसको सिंपलर फॉर्म में बना सकते हैं, ये आपके काम नहीं आएगा। एग्जाम में आपको ये नहीं बनाना है, एग्जाम में आपको बायोकेमिकल स्ट्रक्चर बनाना है। एटीपी कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, एटीपी का हाइड्रोलाइजेशन भी हो सकता है, हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। कैटालाइज्ड बाय एटीपी हाइड्रोलेजेस, एटीपी हाइड्रोलेजेस एंजाइम है जिसको शॉर्ट फॉर्म में एटीपीएस लिखा जाता है। द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी प्रोड्यूसर्स, एटीपी के हाइड्रोलिसिस से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब फॉस्फेट ग्रुप ऑफन रिप्रेजेंटेड एज पीआई, फॉस्फेट ग्रुप के निकलने को आप पीआई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। पीआई को आप सिंपलर फॉर्म में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी कह सकते हो। दिस हाइड्रोलिसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ नंबर ऑफ वेज। ये जो हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन है इसको हम इस तरीके 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन में आप देखिए एटीपी जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्शन ही हाइड्रोलिसिस कहलाता है। हाइड्रोलिसिस जब होता है तो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल जाता है और एटीपी से एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता है। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन आप देखिए एटीपी के हाइड्रोलिसिस से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। मैंने अभी कहा कि फॉस्फेट आयन को आप पीआई के फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये जो हमारा 2 रिप्रेजेंटेशन था उसी का ये बायोकेमिकल वे दिया हुआ है। थर्ड रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, एटीपी कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, एटीपी इस तरीके से भी इसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है। यहाँ पे देखिए एटीपी का केमिकल स्ट्रक्चर है प्लस, जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी हाइड्रोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। जब यही एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में रिएक्ट करेगा एटीपी सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो फिर से बन जाएगा एटीपी। तो इस तरह एडीपी एंड एटीपी का बनना और टूटना ये साइक्लिक फॉर्म से डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसीजर में या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में एज इंटरमीडिएट चलता रहता है। Why is the hydrolysis of ATP is so important? ATP का हाइड्रोलिसिस क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसके 3 रीज़न। इट कैन बी यूज टू फास्फोराइलेट अदर कंपाउंड्स मेकिंग दैम मोर रिएक्टिव। सबसे पहले एटीपी का हाइड्रोलिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदर कंपाउंड्स को फास्फोराइलेट करके उसको और ज़्यादा एक्टिव या रिएक्टिव बना देता है। यहाँ पे देखो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज से ग्लूकोज फॉस्फेट बनता है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज फॉस्फेट बनने के लिए जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, अपना एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ग्लूकोज को देता है तो ग्लूकोज बन जाता है ग्लूकोज फॉस्फेट, और इस तरह आगे की एक्टिविटी रिएक्टिवली चलते रहती है। सेकेंड रीजन, it is exergonic, like release energy that can be used to drive a coupled energy requiring or endergonic मेटाबॉलिक रिएक्शन। इससे जो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के ब्रेकेज से, जो एनर्जी रिलीज होती है ये एनर्जी डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के काम आती है। यहाँ पे देखो 2 अमाइनो एसिड्स मिलकर डाईपेप्टाइड बनाते हैं। कब बनाएंगे, जब एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी पे, तो इसका एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल के क्या होता है, अमाइनो एसिड के साथ में ऐड हो जाता है और अमाइनो एसिड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड से डाईपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है।
दिस इज़ वाई ATP इज ऑफन रेफर्ड टू एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। और ये सारी रीजंस के कारण ATP को एनर्जी करेंसी, कोशिकाओं की एनर्जी करेंसी कहा गया है। हाउ डू सेल्स मेक ATP? सेल्स ATP किस तरीके से बनाते हैं? ऑलमोस्ट ऑल ATP इज मेड बाय अ कंडेंसेशन रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय ATP सिंथेसिस। जितने भी ATP का फॉर्मेशन होता है वो कंडेंसेशन रिएक्शन ATP सिंथेसिस के कंडेंसेशन रिएक्शन के कारण होता है। ये वाले स्लाइड में जैसे अपन देखें ना अभी कि ATP का हाइड्रोलिसिस हुआ तो ATP हाइड्रोलाइजेशन एंजाइम के प्रेजेंस में ADP बन गया और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया। लेकिन ATP सिंथेसिस एंजाइम के प्रेजेंस में वही ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है और फिर से ATP का फॉर्मेशन करता है। वही चीज़ दिया है यहाँ पर भी, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ATP सिंथेसिस एंजाइम, ATP बना प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। इन एनिमल्स दिस अकर्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एनिमल्स में ATP का बनना रेस्पिरेशन की क्रिया के दौरान होता है। इन प्लांट्स दिस अकर्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में ATP का बनना रेस्पिरेशन की क्रिया के दौरान भी होता है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान भी होता है। यहाँ पे आपका ये टॉपिक ATP द एनर्जी करेंसी कंप्लीट होता है।